नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारे चर्चा का विषय होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, वो होने वाला है एमए द्वितीय सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर के राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के ऊपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास द्वितीय। ठीक है, कब से कब तक का लेकर के, तो बेंथम से लेकर के आज तक का। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड, कब से कब तक बेंथम टू प्रेजेंट डे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अंग्रेजी में भी जान सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमए कर रहे हो, आपका विषय अगर राजनीति शास्त्र है तो आप उसका सिलेबस ज़रूर उठा लीजिएगा और सिलेबस उठा के एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास है या नहीं है। ठीक है, इतिहास के साथ सेकंड भी द्वितीय भी जुड़ा होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं है तो आपके पेपर नंबर 2 का तो नाम नहीं है, 3 का तो नाम नहीं है, 4 का तो नाम नहीं है, तो एक बार आप जरूर ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो होगा कुछ नहीं, बस आप यहाँ से तैयारी करके जाएंगे कि सर ने जो है पेपर नंबर 1 की तैयारी अच्छे से करवा रखी है, और वहाँ पे जब आप पेपर देने जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो पता चलेगा कि भैया यहाँ पे तो एक भी क्वेश्चन आया नहीं। और क्वेश्चन क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आपका पेपर था ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका मॉडल पेपर जो है तैयार किया गया है 2023 में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट आ गया है। आप सभी को अगर पता हो तो 4 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो गई हैं और लगातार परीक्षाएं दी गई हैं। ठीक है, 4-5 उसके बाद संडे को छोड़ दिया जाता है, फिर ऐसे ऐसे करके 1-2 छुट्टियां बीच में मिलती हैं, बाकी लगातार परीक्षाएं स्टार्ट हैं। तो आपको तैयारी बड़ी विधिवत से करनी होगी। तो बस आपको वीडियो को पूरा देखते रहना होगा। एक भी बार में अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 2 से 3 बार देखिए, आराम से तैयारी हो जाएगी। 60-70% कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप तैयारी करके जाते हैं, एक्स्ट्रा अगर आप लिख लेते हैं तो आपकी 70-80-90% हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे आप सभी को पता है कि पूरे प्रश्न पत्र को करने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाता है, और जो मैक्सिमम मार्क मतलब अधिकतम अंक आपको मिलने होते हैं वो 75 नंबर यहाँ पर मिलने होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, पूरे पेपर को 3 खंडों में बांट दिया जाता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है खंड आ का मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और सभी प्रश्न करने रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको जो है 50 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 3 नंबर का होता है, तो 10 प्रश्न जब आप कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो टोटल आपको यहाँ पे 30 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप 7-8 विशेषता इसके बारे में लिख ही डालिए। पहली विशेषता आपको ये बता देना है कि राज्य की महत्ता को स्वीकार करता है। कौन करता है? आधुनिक राजनीतिक विचारधारा। ठीक है, दूसरी जो यहाँ पे बताया गया है वो बताया गया है राज्य की प्रभुसत्ता का भी पोषक है। ठीक है, तीसरी विशेषता बताते हैं कि यथार्थवादी विचारधारा में ये विश्वास भी करता है। चौथी बात यहाँ पे विशेषता बताई गई है कि प्रजातंत्र का समर्थक भी है। ठीक है, पांचवी बात आपकी बताई गई है निरंकुशता में कम विश्वास करता है। ठीक है, छठी विशेषता जो इसकी बताई गई वो बताई गई है कि भौतिकता का उपदेशक है। ठीक है, भौतिकता का क्या है? उपदेशक है। सातवीं विशेषता बताया गया है कि उद्गम पद्धति का अनुयायी भी है। आठवीं बात जो बताई गई वो बताया गया है कि पुनर्जागरण एवं व्यक्तिवाद का समर्थक भी है। और नौवीं और आखिरी विशेषता जो बताई गई वो बताया गया है संघ राज्य का समर्थक है। ठीक है, संघ राज्य का क्या है? समर्थक है। तो आप यहाँ पे ये 9 विशेषताएं लिख सकते हैं आधुनिक राजनीतिक विचारधारा की। ठीक है, चलिए आई होप पहला वाला आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जे.एस. मिल की स्वतंत्रता संबंधित विचार के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बस आप इतना ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल 50 शब्द बताए गए हैं, तो 50 से आप 60 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं 50। आपकी बात पूरी नहीं हुई, आप 50 पर पहुंच गए तो आप उसको 60 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप सोचे बीच में ही उसको छोड़ के चले जाएं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे क्या पूछा गया है? जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधित विचार को बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे भी कि मिल ने जो है स्वतंत्रता संबंधित विचार की व्याख्या अपनी एक पुस्तक कौन सी ऑन लिबर्टी में किया है। ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जो है, ठीक है, रक्षा होनी चाहिए, और इसी के उद्देश्य से जो है उन्होंने मिल महोदय ने अपनी इस पुस्तक की जो है रचना भी की है। ठीक है, आगे लिखते हैं जिसके कारण उनकी तुलना जो है किससे की जाती है? मिल्टन महोदय से की भी जाती है। मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए हैं। पहला जो प्रकार बताया वो बताया है कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपको अपने विचार अपनी अभिव्यक्ति रखने की स्वतंत्रता हो, आप किसी के सामने भी अपना विचार रख सकें, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाध्यता न लगाया जाए। दूसरी जो स्वतंत्रता बताते हैं मेरे प्यारे
दोस्त कार्य की स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। तो कार्य की स्वतंत्रता का यहाँ पे इनका मतलब ये है कि किसी भी कार्य के लिए कोई बाध्य ना हो, मतलब किसी को किसी कार्य के लिए बाध्य ना किया जाए। जिसको जो कार्य पसंद हो, जो करने में अच्छा लगता हो या जिस कार्य में वो सक्षम हो, कुशल हो मेरे प्यारे दोस्त, वो वही कार्य करे, किसी कार्य के लिए वो बाध्य नहीं होता है। ठीक है, ये आपके कौन कहते हैं? तो जे.एस. मिल महोदय जी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके दूसरे नंबर प्रश्न का जवाब रहा। तीसरा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछ भी रहा है। क्या पूछ रहा है कि कांट का संप्रभुता संबंधित सिद्धांत क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कांट के अनुसार बात करें तो संप्रभुता में किस प्रकार व्यक्त होती है, क्या होती है, संप्रभुता राज्य में किस प्रकार व्यक्ति होती है और उसका प्रयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, ये रखा जाता है। आगे लिखते हैं, यदि एक व्यक्ति संप्रभु है, क्या है, एक व्यक्ति संप्रभु है तो एक तंत्र या राजतंत्र है, क्या है, एक तंत्र या राजतंत्र है। यदि अभिजन में है तो वह अभिजन तंत्र है, क्या है, अभिजन तंत्र है। यदि संपूर्ण जनता में है तो वह जनतंत्र है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जनतंत्र हो जाता है। आपके कौन कहते हैं? तो कांट महोदय जी कहते हैं। आगे आपको लिखना होगा कि संप्रभुता विधिक और असीमित है, क्या है, संप्रभुता जो है आपका विधिक है और असीमित है, नैतिक नहीं। ठीक है, क्या है, विधिक है, असीमित है, मतलब बता रहे हैं इसकी कोई सीमा नहीं है और ये एक कानूनी नियम है। ठीक है, ये कानून के अंतर्गत आ जाता है, ये नैतिक नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को लेकर के पिघल नहीं सकते हैं, समझ रहे हो ना बात को आप। तो यहाँ पे लिखते हैं कांट के अनुसार संप्रभुता अविभाज्य है, क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अविभाज्य है। ये आपके कौन कहते हैं? ये आपके कांट जी कहते हैं। इसको बांटा नहीं जा सकता। अविभाज्य का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? इसको बांटा नहीं जा सकता, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए चौथा नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य क्या होने चाहिए, आपको यहाँ पे बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ग्रीन जो है वो राज्य के कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है, एक सीमा में बांधना चाहता है। ठीक है, सभी कार्य व्यक्ति द्वारा किए जाएं, किसके द्वारा? व्यक्ति द्वारा किए जाएं। वही कार्य राज्य करे जिसको नागरिक अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जिसको कोई एक नागरिक अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता, वही कार्य को कौन करेगा? राज्य करेगा। सद्जीवन के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उन्हीं बाधाओं को दूर किया जाएगा। सद्जीवन के मार्ग में 3 बाधाएं आती हैं। पहली तो आपकी आ जाती है अज्ञानता, दूसरा आपका आ जाता है मदपान और तीसरी आपकी आ जाती है निर्धनता। ठीक है, आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, इसी शिक्षा की व्यवस्था करके मेरे प्यारे दोस्त अज्ञानता को दूर किया जा सकता है, लेकिन यह कार्य केवल राज्य ही कर सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये आपके किसने कहा है? तो ग्रीन महोदय के अनुसार जो है ये राज्य का कार्य हो जाता है। राज्य का कार्य क्या हो जाता है? वो अज्ञानता, मदपान और निर्धनता पर ध्यान दें। मदपान का मतलब आप समझते हैं ना, पियक्कड़, दारू वाले लोग, मदिरा पीने वाले लोग जो दारू पीते हैं, नशे में घूमते हैं, उसी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पे 5वां नंबर आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधित सिद्धांत बताइए। ठीक है, आपको मान लीजिए थोड़ी बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी चिड़िया के बोलने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही हो या कौवा के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही हो या किसी भी प्रकार की, तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग शहर के निवासी नहीं हैं, गाँव के निवासी हैं और आपको पता है कि गाँव में किसी भी प्रकार की जो है सुविधा ऐसी नहीं होती है कि जिसमें हम इन सारी चीज़ों को कर सकें, वीडियोज़ को बना सकें। ठीक है, क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ पे उतनी देर लाइट नहीं टिकती है, तो हम लोग गर्मी में उतना बैठ के वीडियो बना नहीं सकते। बनाएंगे तो फिर हमको पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी और जब हमको पढ़ाने में प्रॉब्लम होगी तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम लोग इस वीडियो को जो है बाहर बैठ के बनाते हैं, जिससे हमारे हवा भी लग सके। हम लोगों के पास AC की उतनी व्यवस्था है नहीं, AC की व्यवस्था करें भी क्या, अगर करें तो लाइट की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लोग इस वीडियो को बैठ के बाहर बनाते हैं। तो जब बाहर बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, चूँकि गर्मी के कारण तो बाहरी आवाज़ें आपके पास आ सकती हैं, तो आपको उसको नगण्य के बराबर, नगण्य के समान मान के चलना होगा और आराम से आपको पढ़ाई करते रहना होगा। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स के राज्य संबंधित सिद्धांत को आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे दोस्त लिखना होगा कि मार्क्स के अनुसार राज्य वर्ग संघर्ष के कारण अस्तित्व में आया। क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त? जो राज्य है वो वर्ग संघर्ष जब हुआ उसी के कारण जो है अस्तित्व में आया। आगे लिखते हैं, राज्य में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग
होते हैं। 2 वर्ग होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? एक तो पूंजीपति वर्ग होता है और दूसरा श्रमिक वर्ग होता है, ठीक है? आगे लिखते हैं पूंजीपति वर्ग सत्ता में होता है, उसके द्वारा श्रमिकों का शोषण किया जाता है। मतलब बताते हैं जिनके पास पूंजीपति का मतलब आप समझते हैं जिनके पास धन दौलत ज़्यादा है, वो मालिक लोग जो होते हैं, उन्हीं के पास क्या होता है? धन ज़्यादा होता है, तो वो सत्ता में होते हैं, ठीक है? और वो श्रमिकों का क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? शोषण करते हैं, ठीक है? मतलब पैसा कम देते हैं, कार्य ज़्यादा करवाते हैं और वो बेचारे गरीबता के कारण, ना पैसा होने के कारण, निर्धनता के कारण उनको उतना कार्य करना पड़ता है, ठीक है? आगे आपको लिखना होगा कि मार्क्स के अनुसार जिस दिन श्रमिक वर्ग संगठित हो जाए, वे पूंजीपति वर्ग को सत्ता से बाहर कर दें और शासन की शक्ति श्रमिकों के हाथ में आ जाएगी, ठीक है? मतलब बताते क्या हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, बताते हैं मार्क्स जी बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि श्रमिक वर्ग एक संगठित हो जाएंगे, मतलब जितने भी श्रमिक लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, अपना एक ग्रुप बनाएंगे और वो पूंजीपति वर्ग के जो लोग हैं उनको सत्ता से बाहर हटा देंगे मेरे प्यारे दोस्त, और शासन की शक्ति जो है वो अपने हाथों में ले लेंगे श्रमिक लोग। ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि राज्य शोषण का यंत्र है। क्योंकि क्या है मेरे प्यारे दोस्त? राज्य जो है एक शोषण का यंत्र है। आगे लिखते हैं कि जब पूंजीपति वर्ग सत्ता से बेदखल हो जाएंगे तो वर्गहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी। कैसी होगी? एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें ना हमें वर्ग की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी वर्ग, ना कोई ऊंचा होगा ना कोई नीचा होगा, और ना ही हमें राज्य की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक ऐसे समाज की गठन करेंगे जिसमें ना ही वर्ग होगा और ना ही राज्य होगा। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी, और यह स्थिति साम्यवाद की होगी। किसकी होगी मेरे प्यारे दोस्त? साम्यवाद की होगी, ठीक है? ये आपके कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स जी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, छठा नंबर आपसे पूछ रहा है कि लास्की ने अधिकार की क्या परिभाषा दी है, आपको यहाँ पे बताना है। किसने मेरे प्यारे दोस्त? लॉस्की महोदय ने अधिकार की क्या परिभाषा दी है, उसको बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि लास्की ने अधिकार की परिभाषा देते हुए कहा है, क्या कहा है? कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। ये आपके कौन कहते हैं? लास्की महोदय जी कहते हैं, ठीक है? आगे आपको इसी में लिखना होगा, क्या लिखना होगा? किसी भी राज्य को अच्छा या बुरा इस आधार पर जाना जाता है कि उसने अपने नागरिकों को कितने अधिकार दिए हैं, कि ठीक है? हम इसी के अकॉर्डिंग जो है किसी राज्य को अच्छा या बुरा कहते हैं कि उसने अपने यहाँ के नागरिकों को कितने अधिकार दे रखे हैं, ठीक है? आगे लिखते हैं, लास्की ने व्यक्ति के लिए निम्न अधिकार आवश्यक माने हैं। कुछ अधिकार लास्की महोदय बताते हैं कि ये अधिकार मनुष्य को मिलने चाहिए, ये आवश्यक है। पहला अधिकार वो बताते हैं कि शिक्षा का अधिकार, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो बताते हैं। दूसरा राजनीतिक अधिकार, राजनीति में पैतृक वाला काम नहीं चलना चाहिए, पैतृक संपदा के तरीके उत्तराधिकारी वाला काम नहीं चलना चाहिए कि मेरे पिता विधायक थे तो हम भी विधायक बनेंगे। जो विधायक के लायक हो, जो उस समय पे उस तरीके का कार्य कर रहा हो, उसको बनाया जाए। तो राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है? जरूरी नहीं कि किसी को जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे या निर्धनता या पूंजीपति के आधार पे उसको बेदखल किया जाए, ठीक है? तीसरा जो अधिकार बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बताते हैं विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब आप अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हों, कहीं पे भी कोई चीज़ हो रहा हो तो वहाँ पे आप स्वतंत्रता के साथ, बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आके आप अपने विचारों को रख सकें। और जो चौथा अधिकार बताते हैं वो बताते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, जो आप कमा रहे हैं वो अपने आप रखें, अपने पास रखें, दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है। इच्छा हो तो दीजिए, नहीं इच्छा हो तो न दीजिए, ये आपका अधिकार है, ठीक है? तो संपत्ति का अधिकार भी जो है मनुष्य को मिलना आवश्यक है। तो ये 4 अधिकारों के बारे में जो है लास्की महोदय ने बताया है, ठीक है? चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये भी अगर आपका क्लियर हो गया हो तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखें। दिया गया है कि GDH कोल द्वारा समाजवाद की परिभाषा जो दी गई है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, ये जो आपके GDH कोल थे वो कैसे थे? वो समाजवादी थे, ठीक है? इनका नाम गिल्ड समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? गिल्ड समाजवाद के साथ जुड़ा हुआ है। आइए आप लिखेंगे, कोल के अनुसार समाजवाद एक आंदोलन और विचार दोनों है, ठीक है? कौन? आपके कोल महोदय जी बताते हैं, क्या बताते हैं? कि जो समाजवाद है मेरे प्यारे दोस्त, वो एक आंदोलन भी है और विचार भी है, दोनों है। आंदोलन और विचार क्या है? दोनों भी है। इस विचार को यदि संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना चाहें तो उसके अनुसार समाज के कार्यों का संचालन इस ढंग से होना चाहिए कि उसमें जनसाधारण के सामान्य हितों को बढ़ावा मिले, ठीक है? फिर आगे आप लिखेंगे, इसके लिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को सुख संतोष का जीवन व्यतीत करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है?
फिर आगे लिखते हैं उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, सभी का समान अधिकार होना चाहिए, बल्कि साधनों के उपयोग और उत्पादन पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। मतलब बता रहे हैं किसी एक आदमी का अधिकार नहीं होना चाहिए, सामूहिक जितने लोग हैं सभी का अधिकार उस पर होना चाहिए। उसका संचालन तटस्थ भाव से सर्वहित में किया जाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं उसका संचालन जो है आप तटस्थ भाव से, मतलब कठोर हो करके, ठीक है, और सबके लिए सर्वहित मतलब सभी के हित को देखते हुए आप उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका जवाब भी दे पाएंगे। किसका? GDH कोल द्वारा जो समाजवाद की परिभाषा दी गई उसके बारे में उन्होंने क्या बता दिया। पहली बात तो आप लिखेंगे समाजवाद एक आंदोलन और विचार दोनों भी है। ठीक है, दूसरी बात वो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताते हैं कि जो समाजवाद है मेरे प्यारे दोस्त, समाज के जो कार्य का संचालन है वो कुछ इस ढंग से होना चाहिए कि जिसमें जनसाधारण के सामान्य हितों को बढ़ावा देने मिले। ठीक है, तीसरी बात बताते हैं स्त्री पुरुष को सुख संतोष का जीवन व्यतीत करने के लिए समान अवसर मिलना चाहिए। चौथी बात बताते हैं कि जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन होते हैं, उसमें निजी स्वामित्व का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समान भाव से जो है प्रयोग करने का जो है अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और जो पांचवी बात बताते हैं वो बताते क्या है मेरे भाई दोस्त कि जो उसका संचालन है वो तटस्थ भाव से सर्वहित मतलब सबके हित के लिए करना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक का हित हो बाकी लोगों को वहाँ पे नुकसान पहुँचता हो। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त देखें तो वहाँ पे पूछा गया है कि लॉस बिल के शक्ति संबंधित विचार को आपको यहाँ पे बताना है कि लॉस बिल ने जो है शक्ति संबंधित जो विचार दिए हैं उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि लॉस बिल ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया कहा है। क्या कहा है? प्रभाव प्रक्रिया कहा है। आगे आपको लिखना होगा कि उनके अनुसार देखें तो उन्होंने जो बताया वो बताया है कि शक्ति के माध्यम से दूसरे की नीतियों एवं कार्यों को प्रभावित किया जा सकता है। आपके कौन कहते हैं? लॉस बिल महोदय जी कहते हैं, उनके अनुसार है। आगे लिखते हैं इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों में घनिष्ठ संबंध रहता है। क्या होता है कि दोनों पक्ष होते हैं उनमें क्या होता है? घनिष्ठ संबंध भी रहता है। राजनीति का संबंध शक्तियों को संवारने और मिल बांटकर प्रयोग करने से है। क्या बताते हैं कि जो राजनीति का संबंध है मेरे प्यारे दोस्त वो शक्ति को आप क्या करें? संवारें और साथ ही साथ मिल बांटकर प्रयोग करें, इसी में जो है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप लॉस बिल की शक्ति संबंधित विचार को भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है हीगल के युद्ध संबंधित विचार को आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हीगल के अनुसार युद्ध करना बुरा नहीं है। ठीक है, हीगल जी क्या बताते हैं कि युद्ध करना बुरा नहीं है, युद्ध एक स्वाभाविक चीज है जो होनी ही चाहिए। दूसरी बात बताते हैं कि तीसरी बात बताते हैं युद्ध को स्वीकार करने में ही मनुष्य का कल्याण है। और चौथी बात बताते हैं राज्य युद्ध के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगली बात जो बताते हैं वो बताते हैं श्रेष्ठ होने के नाते कोई राज्य दूसरे राज्य से युद्ध करता है। कोई अगर अपने आप को बड़ा समझेगा तभी तो दूसरे से युद्ध करेगा। ठीक है, अगली बात जो बताते हैं वो बताते हैं कि सभी राज्य अपने में श्रेष्ठ मानते हैं, जो राज्य श्रेष्ठ हैं वे सामने आ जाएं। ठीक है, आगे लिखते हैं इसीलिए राज्य के द्वारा युद्ध आवश्यक है। ठीक है, हीगल का कहना भी है, क्या कहना है कि युद्ध प्रारंभ करने से पहले राज्य को यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारा युद्ध सफल होगा या नहीं। मतलब कह रहे हैं कोई भी राज्य अगर युद्ध करना चाहता है तो उससे पहले उसको ये विचार कर लेना चाहिए कि जो युद्ध वो करना चाहता है वो युद्ध उसका सफल होगा या नहीं होगा। यदि विजय प्राप्त करने की पूरी संभावना हो तभी राज्य को युद्ध करना चाहिए, अन्यथा युद्ध नहीं करना चाहिए। आपके कौन कहते हैं? ये हीगल महोदय जी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आखिरी नंबर क्वेश्चन देखें अति लघु उत्तरीय का। ठीक है, मतलब 10वां नंबर क्वेश्चन तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछा गया है कि ग्रीन के संपत्ति संबंधी विचार को यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रीन ने 3 प्रकार के अधिकार बताए हैं। ठीक है, पहला अधिकार कौन सा बताया है? जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बताया संपत्ति का अधिकार, आपको संपत्ति रखने का भी अधिकार है, मतलब आप अपने पास संपत्ति रख सकते हैं, मर्जी कहे तो किसी को दें, मर्जी कहे तो किसी को न दें। तीसरा बताते हैं राज्य के प्रतिरोध का अधिकार। ठीक है, तो राज्य के प्रतिरोध का अधिकार भी आपके पास मिल जाता है। 3 प्रकार के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे संपत्ति के बारे में बात करना है। तो इसमें जो है संपत्ति का अधिकार जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। ग्रीन ने इस अधिकार का कट्टर समर्थक
समर्थन किया है। ठीक, क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, इस अधिकार का, किसका, संपत्ति के अधिकार का कट्टर समर्थन किया है। आगे लिखते हैं कि संपत्ति राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य के लिए भी संपत्ति आवश्यक हो जाती है और व्यक्ति के लिए भी आवश्यक हो जाती है। व्यक्ति के जीवन के स्तर को बनाए रखने में यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, संपत्ति। आगे आप लिखेंगे यह समाज की नैतिक चेतना की स्वीकृति है। क्या है, समाज की नैतिक जो चेतना होती है उसी की स्वीकृति है। इसे स्वतंत्रता की बाह्य अभिव्यक्ति माना जाता है। स्वतंत्रता की कौन सी, बाह्य मतलब बाहरी अभिव्यक्ति माना जाता है। ठीक है, आगे लिखते हैं संपत्ति का संरक्षण राज्य में ही संभव है। किसमें, राज्य में ही इसका संरक्षण किया जा सकता है, मतलब इसकी रक्षा की जाती है। इसीलिए राज्य एक उपयोगी संस्था है। सार्वजनिक हितों के विषय पर व्यक्तिगत संपत्ति का, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सार्वजनिक हितों के विषय पर व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जाता है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ग्रीन के संपत्ति विचार के बारे में भी यहाँ पे आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही आपका अति लघु उत्तरीय वाला सेक्शन क्लियर होता है वहीं से आपका खंडवा मतलब लघु उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 4 प्रश्न करने रहते हैं, टोटल दिए 7 प्रश्न जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 150 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 6 नंबर का होता है, तो 4 प्रश्न आपके टोटल यहाँ पे 24 नंबर के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख पाएंगे। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न पत्र का दूसरा नंबर क्वेश्चन है और आपके लघु उत्तरीय वाले सेक्शन का मतलब खंडवा वाले सेक्शन का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है, ये बेंथम का एक कथन है और इस कथन को आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है, मतलब उन्होंने इस चीज़ को क्यों कहा है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि जो प्रकृति है मेरे प्यारे दोस्त, उसने मनुष्य को 2 सत्ताधारी स्वामियों कौन कौन से, सुख और दुख के अधीन माना है। ठीक है, वो मानते हैं कि जो मनुष्य है वो 2 सत्ताधारी स्वामियों के अधीन है, कौन कौन से, सुख और दुख के। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं, प्रत्येक मनुष्य सुख की प्राप्ति करना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा है, बेंथम महोदय लिखते हैं कि राज्य प्रमुख रूप से वह संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे कार्य करना है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिले। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो राज्य के बारे में क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, राज्य के बारे में बेंथम महोदय बताते हैं कि राज्य प्रमुख रूप से वह संगठन है जिसका उद्देश्य ऐसे कार्य करना है जिससे अधिकतम व्यक्तियों को क्या हो, सुख मिल सके। एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है, क्या लिखा है कि राज्य मूलतया अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख की वृद्धि के लिए निर्मित एक संगठन है। मतलब बताते हैं जो राज्य है उसको अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि अधिकतम संख्या अधिकतम सुख की वृद्धि के लिए निर्मित एक संगठन है। जितनी संख्या ज़्यादा होगी मेरे प्यारे दोस्त उतने सुख की वृद्धि ज़्यादा होगी, यही बताते हैं राज्य के लिए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि राज्य के कानून का उद्देश्य सुख की प्राप्ति होता है। ठीक है, राज्य के जो कानून बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, सुख की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। बेंथम के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि कानून का निर्माण एकमात्र उद्देश्य सुख की वृद्धि और दुखों का निवारण है। जो हम राज्य में कानून का निर्माण करते हैं वो बेंथम महोदय बताते हैं हम इसीलिए करते हैं कि सुख का वृद्धि हो सके, सुख ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और दुखों को कम किया जा सके। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उसने उपयोगिता के क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत किया है। उपयोगिता का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है मेरे प्यारे दोस्त उसे प्रस्तुत किया है, किसने किया है, तो आपके बेंथम महोदय जी ने किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कोई भी कार्य हो उसका उद्देश्य अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिकतम सुख की प्राप्ति होती है। बेंथम स्वभाव से मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी मानता है। क्या मानता है, बेंथम जो है वो स्वभाव से जो है मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखता है और वह व्यक्ति को स्वयं संपूर्ण इकाई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, आगे लिखते हैं बेंथम के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के निर्माण में उसके वंशानुगत, ठीक है, वंशानुगत गुण तथा सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। किसका किसका होता है, वंशानुगत तथा, ठीक है, वंशानुगत गुण तथा सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। इस प्रकार उपयोगिता एक नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार व्यक्ति मुख्यतः सुख प्राप्त करने
और दुख से बचने के उद्देश्य से प्रभावित होकर कार्य करता है। सभी मानवीय प्रयत्नों मेरे प्यारे दोस्त का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा बेंथन के उपयोगितावादी सिद्धांत की व्याख्या निम्न प्रकार से उन्होंने कुछ बताई भी है। उपयोगितावादी जो सिद्धांत उन्होंने बताए हैं, क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त कि प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों का स्वामियों सुख और दुख के शासनाधीन बना रखा है। दूसरी बात बताते हैं कि मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य सुख की प्राप्ति तथा दुख का क्या मेरे प्यारे दोस्त निवारण है। ठीक है, तीसरी बात बताते हैं कि सुख दुख की गणना वैज्ञानिक आधार पर करता है। ठीक है, चौथी बात बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त की अधिकतम जनसंख्या के अधिकतम कल्याण की उपयोगिता टिका है। ठीक है, अगला पांचवी बात बताते हैं सुख और दुख का स्रोत भौतिक, राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक है। छठी बात बताते हैं सुख और दुख को सुखवादी मापक यंत्र से मापा जाता है। बेंथम के अनुसार सातवां बताते हैं, बेंथम के अनुसार जो है राज्य की उपयोगिता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है उन्होंने 7 जो है सिद्धांत बताए हैं किसके बारे में प्यारे दोस्त, तो उपयोगितावादी के। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि कांट के अनुसार, किसके मेरे प्यारे दोस्त, तो कांट के अनुसार देखें, कांट के अनुसार नहीं, कांट के प्रमुख राजनीतिक विचार पर प्रकाश डालने हैं। आपको क्या करने हैं, जो प्रमुख राजनीतिक विचार दिए हैं उन्होंने उसके ऊपर हमें प्रकाश डालने हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि कांट द्वारा राज्य के निम्न लक्षण बताए जाते हैं। पहला लक्षण तो आपका ये बताया जाता है कि राज्य का आधार मनुष्य का सद्विवेक है। क्या है, राज्य का आधार जो है मनुष्य का सद्विवेक है और राज्य एक नैतिक संस्था है। दूसरा लक्षण बताते हैं कि राज्य राज्य प्रभुसत्ता संपन्न है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि संपूर्ण समूह और उसके विशेषाधिकारी राज्य की प्रभुसत्ता में बाधक है। ठीक है, तीसरी बात बताते हैं राज्य एकात्मक है, राज्य की सत्ता सर्वोपरि है। चौथी बात बताते हैं राज्य एक नैतिक संस्था है, उसकी शक्तियों की एक सीमा होती है। पांचवी बात बताते हैं कि राज्य को कभी भी ये 3 परिस्थितियां समाप्त नहीं करनी चाहिए। पहली तो स्वतंत्रता, दूसरी समानता और तीसरी स्वावलंबन। ठीक है, ये 3 परिस्थितियों के बारे में बताते हैं। स्वतंत्रता के बारे में जो है कांट महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि कांट ने राष्ट्रवादी राज्य की अवधारणा को स्वीकार किया है। नागरिकों को अपने विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे राज्य की स्वतंत्रता राष्ट्रवादी होती है। राष्ट्र के नागरिक क्या मेरे प्यारे दोस्त निर्णय क्षमता में संपन्न होते हैं। आगे आपको लिखना होगा जिस राष्ट्र के नागरिक स्वतः निर्णय लेते हैं अपने जीवन आदर्शों का विकल्प चुनने के लिए, वही स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना होगा समानता के बारे में। तो समानता के बारे में लिखते हैं कि राज्य के नागरिक कानून की दृष्टि से समान होते हैं। ठीक है, नागरिकों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दासों एवं नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। स्वावलंबन के बारे में बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि नागरिक स्वतः निर्णय लेने, राजनीति जीवन में भाग लेने, नागरिक मतदान द्वारा अपने निर्णय व्यक्त करने या नागरिकों की समानता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये बताते हैं। चलिए अगला जो है छठा नंबर जो लक्षण ये बताते हैं वो बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त क्या, कि राज्य एक विधिक संस्था है, यह अधिनियमों की सृष्टि करता है। ठीक है, सातवीं जो विषय लक्षण बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो बताते हैं कि दंड देने की शक्ति राज्य के पास ही होती है। राज्य के नागरिक जिसके द्वारा नियमों की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त 6 लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश यहाँ पे आप आराम से डाल सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे आपसे पूछ रहा है, ग्रीन द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता, क्या मेरे प्यारे दोस्त ग्रीन द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधित विचारों की संक्षिप्त व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ग्रीन के अनुसार बात करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वास्तविक स्वतंत्रता का अभिप्राय आदर्श उद्देश्यों की इच्छा पूर्ति, क्या आदर्श उद्देश्यों की इच्छा पूर्ति करने की सुविधा से है, किसी भी प्रकार के बंधनों का ना होना वास्तविक स्वतंत्रता है। ठीक है, ग्रीन के शब्दों में लिखें तो उन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता एक सकारात्मक शक्ति है जो हमें उन वस्तुओं के करने तथा उपभोग करने की आज्ञा देती हैं जो समाज में करने तथा उपभोग योग्य हैं। ठीक है, ग्रीन स्वतंत्रता की नकारात्मक व्याख्या
से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वह स्वतंत्रता की विधेयात्मक व्याख्या करता है। वो उसका विचार है कि राज्य के कानून तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता परस्पर विरोधी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषताएं, ये आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता की प्रमुख विशेषताएं कुछ निम्न प्रकार से बताई गई हैं, ठीक है। पहली विशेषता ये बताया गया है कि मानव चेतना की विशेषता। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। सद्भावना संसार में श्रेष्ठतम है और मनुष्य का लक्ष्य भी सद्भावना को ही प्राप्त करना होता है। उन्हीं के योग को स्वतंत्रता मानते हैं, उन्हीं के योग को स्वतंत्रता कहते हैं। दूसरा आप लिखेंगे नैतिक कार्यों का संपादन। इसमें आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य नैतिक कार्यों को करना है, इसीलिए स्वतंत्रता केवल नैतिक कार्यों के करने में हो सकती है, अनैतिक कार्यों को करने में नहीं। तीसरा जो बताते हैं वो बताते हैं विधेयात्मक स्वरूप। इसमें लिखते हैं कि स्वतंत्रता विधेयात्मक होती है और वह राज्य के कार्यों में भाग लेने से ही प्राप्त हो सकती है। चौथा लिखते हैं बाह्य जगत। बाह्य जगत में मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की अनुभूति बाह्य जगत में हो सकती है, ठीक है। पांचवा बताते हैं कि कार्य करने की क्षमता। इसमें लिखते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी क्षमता का नाम है जो व्यक्ति के कार्य करने को भी व्यक्त करती है, ठीक है। छठा बताते हैं नकारात्मक स्वरूप। इसमें लिखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल शुभ इच्छा की स्वतंत्रता है, ठीक है। क्या शुभ इच्छा की स्वतंत्रता है? इस प्रकार स्वतंत्रता केवल प्रतिबंधों का नकारात्मक अभाव मात्र ही नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार कुरूपता का अभाव सौंदर्य नहीं होता है, उसी प्रकार प्रतिबंधों का स्वभाव स्वतंत्र नहीं हो सकता है। सातवीं लिखते हैं सकारात्मक शक्ति। इसमें लिखते हैं स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या आनंद प्राप्त करने की सकारात्मक शक्ति है जो किए जाने के अथवा आनंद लाभ करने योग्य है, ठीक है। आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे 8वां नंबर की राज्य की अनिवार्यता। इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता राज्य के अभाव में प्राप्त नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता का विकास नैतिक कार्यों पर आधारित है और राज्य नैतिक कार्यों के करने की दशाओं के अनुकूल वातावरण तैयार करता है। 9वां आप लिखेंगे कानूनों का पालन। इसमें आप लिखेंगे केवल ऐसे कानूनों का पालन करना ही स्वतंत्रता है जो व्यक्ति की वास्तविक इच्छा के अनुकूल हो और जिससे उसे नैतिक विकास में सहायता मिलती हो, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग मेरे प्यारे दोस्त डालेंगे, क्या डालेंगे? अधिकार के संबंध में ग्रीन के विचार क्या थे? तो आप लिखेंगे ग्रीन का मत है कि स्वतंत्रता के अधिकार निहित होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं और अधिकार मानव चेतना का एक अनिवार्य अंग है, ठीक है। पहला लिखते हैं अधिकार की परिभाषा, आप जान लीजिए। तो अधिकार की परिभाषा मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि अधिकार उस कार्य की मांग है जिसको व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास और आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है, ठीक है। आगे लिखते हैं इस प्रकार के अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए चाही जाने वाली दशाओं का नाम है, ठीक है। अब आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे अधिकारों के भेद। तो अधिकारों के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार और दूसरा भेद मेरे प्यारे दोस्त होता है कानूनी अधिकार। बात करते हैं प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार के बारे में। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्राकृतिक अधिकारों के अभाव में मनुष्य की नैसर्गिक प्रकृति का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता है। आगे आप लिखेंगे प्राकृतिक अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति नहीं है, जो समाज के पूर्व की प्रकृति अवस्था से चले आए थे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त आगे आप दूसरा हेडिंग डालेंगे कानूनी अधिकार के बारे में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है और जिनका पालन ना करने से व्यक्ति को दंड मिलता है, ठीक है। जिनका पालन न करने से व्यक्ति को क्या मिलता है मेरे प्यारे दोस्त? तो दंड की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप ग्रीन द्वारा जो प्रतिपादित स्वतंत्रता और अधिकार संबंधित विचार थे उसको आपने यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। पहले स्वतंत्रता के बारे में, फिर अधिकार के बारे में। 5वां नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहीं पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि स्पेंसर को किन कारणों से व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है? मतलब बताते हैं कि स्पेंसर को जो है व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है, तो उसका कारण आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि हर्बर्ट स्पेंसर को व्यक्तिवादी विचारधारा मेरे प्यारे दोस्त अपने परिवार से विरासत के रूप में मिली है, ठीक है। किसमें मेरे प्यारे दोस्त?
आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि उसके दर्शन में व्यक्तिवाद का उत्तम रूप देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आगे आप लिखेंगे प्राकृतिक अधिकारों के कारण वह एक सच्चा व्यक्तिवादी विचारक बन गया। स्पेंसर ने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे उसके अनुसार राज्य संस्था, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य संस्था व्यक्ति की अपूर्णता, स्वार्थी या विकृति प्रकृति का परिणाम है। ठीक है, आगे आप लिखेंगे स्वार्थी होने के कारण व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपराध करता है। ठीक है, उसी अपराध को रोकने के लिए राज्य संस्था अस्तित्व में आई और कायम है। स्पेंसर को व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि स्पेंसर ने कहा भी है, क्या कहा है कि यदि व्यक्ति जो है सदाचारी और पूर्ण नैतिक हो जाए तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, कौन कहते हैं आपके? तो स्पेंसर जी कहते हैं ये राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वह राज्य को जो है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, राज्य को शाश्वत और अस्थायी संस्थान नहीं मानते हैं। क्या? अस्थायी संस्था नहीं मानते हैं। उसका कहना है कि राज्य का जन्म व्यक्ति की स्वार्थपरता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वार्थपरता और अपराध वृत्ति को रोक लगाने के लिए हुआ है। ठीक है, यदि इन दोषों को दूर कर दिया जाए तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः स्पेंसर ने राज्य के कार्यों को सीमित करने की बात कही है। ठीक है, उससे इसकी गणना व्यक्तिवाद के रूप में की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख पाएंगे। आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि व्यक्ति स्वतंत्रता बनाए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्पेंसर, यहाँ से आप लिखेंगे कि स्पेंसर राज्य के कार्यों को सीमित करने की बात करता है। आगे लिखता है क्या मेरे प्यारे दोस्त कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है। ठीक है, फिर लिखते हैं इसे, हस्तक्षेप का मतलब समझते हो ना, कि जिसमें कोई भी प्रकार का इंटरफेयर ना किया जाए, किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप ना किया जाए। फिर लिखते हैं कि इसे राजनीतिक एवं आर्थिक संगठनों पर भी लागू किया जाता है। राज्य का मुख्य कार्य मात्र न्याय एवं व्यवस्था का प्रबंधन करना होता है। अतः राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य ही करना चाहिए। ठीक है, स्पेंसर कट्टर व्यक्तिवादी है। वह राज्य के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता है मेरे प्यारे दोस्त। उसका पूरा ध्यान व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। उसके अनुसार व्यक्ति के द्वारा अधिक से अधिक कार्य किया जाना चाहिए। अतः उसका पूरा ध्यान जो है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तिवाद पर केंद्रित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है स्पेंसर के बारे में भी यहाँ पर लिख पाएंगे। छठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्रांति पर लेनिन के विचारों की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है कि लेनिन ने जो है क्रांति के बारे में क्या बताया है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कि 1916 ईस्वी में लेनिन ने साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम सीमा, जिसे अवस्था कहते हैं मेरे पास दोस्त, चरम सीमा अवस्था नामक पुस्तक लिखकर मार्क्स पर लगाए आरोपों का खंडन किया। क्या किया मेरे प्यारे दोस्त? जो मार्क्स ने आरोप लगाए थे उसका उन्होंने खंडन किया तथा साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की अंतिम दशा बताया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि उसका मत था कि पूंजीवाद, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पूंजीवाद के अधिकतम विकसित होने, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अधिकतम विकसित होने से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, क्या होती है? केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा थोड़े से पूंजीपतियों का उद्योग धंधों एवं बैंकों पर एकाधिकार स्थापित हो जाता है। ये पूंजीपति विदेशों में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विदेशों में भी अपनी पूंजी का लाभ अर्जित करने की दृष्टि से लगाते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इससे उपनिवेश की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? उपनिवेश की उत्पत्ति होती है और साम्राज्यवादी भावना पनपती है। पाश्चात्य पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिकों के सशस्त्र विद्रोह होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप साम्यवाद स्थापित होता है। ठीक है, क्रांति पर बल, ये आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि लेनिन ने विकासवादियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, विकासवादियों के इस बात को अस्वीकार कर दिया है कि साम्यवाद शांतिमय उपयोग द्वारा स्नेह आ सकता है। ठीक है, लिखते हैं कि श्रमिक आंदोलन क्रांति के बिना, क्या मेरे प्यारे दोस्त, श्रमिक आंदोलन क्रांति के बिना
सारहीन है। क्या है? सारहीन है। लेनिन ने अपनी पुस्तक राजसत्ता तथा क्रांति में कहा है कि समाज की स्थापना क्रांतिकारी साधनों से ही हो सकती है। हो सकती है। उसने क्रांति से संबंधित निम्नलिखित विचार व्यक्त भी किए हैं। पहला विचार उन्होंने क्या व्यक्त किया है कि क्रांति की अनिवार्यता। उन्होंने बताया है कि क्रांति होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है क्रांति? अनिवार्य है, क्रांति के द्वारा ही मजदूर वर्ग, शोषण करने वाले पूंजीपति वर्ग की शक्ति का दमन किया जा सकता है। दूसरी बात बताते हैं, क्रांति जो है एक प्रकार की कला है। क्यों कला है? क्योंकि एक निश्चित समय और स्थान पर संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। शत्रु पर उस समय आक्रमण करना चाहिए जबकि उसकी सेना इधर उधर बिखरी हो। ठीक है। तीसरा बताते हैं, सिद्धांतों की उच्चता। लिखते हैं, लेनिन पेशेवर क्रांतिकारी को पसंद करता है। क्या? पेशेवर जो क्रांति लगातार करते ही रहते हैं उनको पसंद करता है। पेशेवर क्रांतिकारी वह व्यक्ति है जिसने क्रांति करना और इसे सफल बनाना ही अपना जीवन का व्यवसाय मान लिया हो। ठीक है, ये बताते हैं। अगला नंबर मेरे प्यारे दोस्त जो आपका बताते हैं चौथा नंबर कि सुसंगठित दल का निर्माण। ये जो है बताते हैं, इसमें लिखते हैं कि मार्क्सवाद का मत था कि पूंजीवाद का विकास हुए बिना साम्यवादी क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। लिखते हैं, किंतु लेनिन का यह मत था कि सुसंगठित साम्यवादी दल का निर्माण करके पूंजीवादी के विनाश के बगैर मेरे प्यारे दोस्त साम्यवादी क्रांति को सफल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। ये आपके कौन कहते हैं? तो ये आपके जो है मेरे प्यारे दोस्त लेनिन महोदय जी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो है 7वां नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त? तो देख लें तब बताएं क्या पूछा जा रहा है। पहले से हम क्या बता दें क्या पूछा जा रहा है। हाँ, क्या पूछा जा रहा है? पूछ रहा है वर्नार्ड, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वर्नार्ड वेसांके। क्या मेरे प्यारे दोस्त, वर्नार्ड वेसांके के राजनीतिक दायित्व और राज्य की भूमिका पर आपको यहाँ पे जो है क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वर्नार्ड बेसांके आदर्शवादी विचारक ग्रीन के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द फिलोसफिकल थ्योरी ऑफ द स्टेट के अंतर्गत अपने राजनीतिक विचारों का वर्णन किया है। ठीक है। इसमें पहला उन्होंने बताया गया है राजनीतिक दायित्व का आधार। पहली हेडिंग आपको डालना होगा राजनीतिक दायित्व का आधार। इसमें मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि बेसांके ने दावा किया है कि व्यक्ति की इच्छा राज्य के अंदर अन्य लोगों के सहयोग से पूरी की जा सकती है। उत्तम जीवन की आकांक्षा यह मांग करती है कि हम अपने आप को क्षणिक और मात्र शारीरिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई इच्छाओं के बंधन से मुक्त कर सकें। यह आकांक्षा उस सद इच्छा की अभिव्यक्ति है जो सभी में, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो सभी में सामान्य रूप से पाई जाती है। बेसांके ने लिखा है, क्या लिखा है, कि राज्य व्यक्ति की इच्छा का दमन नहीं करता बल्कि वह उसकी मिथ्या इच्छा को ही अनुशासित करता है, क्योंकि वह उसके तर्क सम्मत उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। दूसरी हेडिंग आप डालेंगे राज्य की भूमि। ठीक है। इसमें आप लिखेंगे कि बेसांके ने नैतिकता के क्षेत्र में राज्य की नकारात्मक भूमिका पर बल दिया है। ठीक है। आगे लिखते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति अपने ही प्रयास से अपने नैतिक चरित्र का निर्माण करता है। राज्य का कार्य उसके रास्ते में आने वाली रुकावटों को रोकना है। मनुष्य अपने संकल्प के बल पर मेरे प्यारे दोस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करके अपनी नीतियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, अपनी नैतिक उन्नति करता है। इसीलिए जहाँ कहीं, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जहाँ कहीं संभव हो मनुष्य में स्वावलंबन को बढ़ावा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मनुष्य में जो है स्वावलंबन को बढ़ावा देना चाहिए। आगे मेरे प्यारे दोस्त आपको लिखना है कि बोसांके का विश्वास था कि निर्धनता का मुख्य कारण स्वयं निर्धन लोगों के नैतिक संकल्प शक्ति का अभाव है। अतः राज्य के लोगों के मध्य सामाजिक सहयोग के लिए प्रेरित करना चाहिए। बोसांके ने सुझाव दिया कि राज्य को शिक्षा व्यवस्था अपने हाथ में लेना चाहिए। ठीक है। आगे लिखते हैं, बोसांके के अनुसार राज्य कानून के माध्यम से व्यक्ति की इच्छा को कभी निर्बल नहीं होने देना चाहिए, होने देता है। ठीक है। लिखते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाए तो व्यक्ति का नैतिक पतन हो जाता है। राज्य की प्रभुसत्ता का स्रोत सामान्य इच्छा है। क्या है? सामान्य इच्छा है जो प्रत्येक व्यक्ति की तात्विक
इच्छा का सामान्य आधार है। रूसो के समान बेसांके, क्या मेरे प्यारे दोस्त, बोसांके ने तर्क दिया है, क्या दिया है, कि व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखें तो पूछा जा रहा है कि माओ त्से तुंग के क्रांति एवं राजनीतिक विचारों पर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि माओ त्से जो है मेरे प्यारे दोस्त, माओ त्से तुंग आधुनिक चीन का साम्यवादी नेता था। ठीक है, साम्यवादी आंदोलन नेतृत्वकर्ता माओ चीन क्रांति के बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन का शासक क्या हुआ, चीन का शासक बना और अपनी मृत्यु तक 1976 तक चीन के साम्यवादी शासन का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, कि निरंतर क्रांति का सिद्धांत। माओ के क्रांति के स्वरूप की विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, माओ ने जो है क्या की है, क्रांति के स्वरूप की विस्तृत चर्चा की है। सिद्धांत और व्यवहार की तुलना करते हुए व्यवहारिक पक्ष के महत्व को स्वीकार किया है। व्यवहार सत्य की सर्वोच्च कसौटी है। माओ ने बोल्शेविकों बोल्शेविकों के इस तर्क का खंडन किया है कि भूलों से बचा जा सकता है। किससे? भूलों से बचा जा सकता है। उन्होंने अंतर विरोध के नए नियमों के रूप में द्वंद्वात्मक पद्धति की नई व्याख्या देने का प्रयत्न किया है। इसके अनुसार सही नीति का निर्माण गलत नीति के साथ संघर्ष करके होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, अतः विरोध और संघर्ष समस्त ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आगे आपको लिखना होगा, यह नियम भी सामाजिक विन्यासों और व्यक्तियों पर लागू होता है, यहाँ तक कि साम्यवादी दल पर भी लागू होता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग आप डालेंगे क्रांति का स्वरूप, और इसमें आप लिखेंगे कि माओ के अनुसार क्रांति का अर्थ केवल आर्थिक प्रणाली का रूप देना नहीं है, वस्तुओं के अतिरिक्त अपने आप को भी क्रांति का विषय बनाया जाए। ठीक है, आगे लिखते हैं, चेतना में परिवर्तन लाने के लिए भौतिक परिवर्तन जरूरी है। दूसरी तरफ केवल उत्पादन में वृद्धि करके कोई क्रांति पूर्ण नहीं हो सकती है। यहाँ राजनीति को भी प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। इसी तरह सांस्कृतिक क्रांति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ज्ञान की नई प्रणाली विकसित करती है। क्या करती है मेरे प्यारे दोस्त? नई प्रणाली विकसित करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसके बारे में जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आपका ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए, जब मेरे प्यारे दोस्त लघु उत्तरीय वाला सेक्शन मतलब खंड बा वाला सेक्शन समाप्त होता है, वहीं से आपका खंड सा मतलब दीर्घ उत्तरीय वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपको केवल 2 प्रश्न करने रहते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का जवाब आपको 450 शब्दों में देना रहता है। एक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का होता है, तो 2 प्रश्न आपका 21 नंबर का यहाँ पे आराम से हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे मतलब दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न, और वैसे देखें तो 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन यहीं पे पूछते हैं कि जे.एस. मिल के स्वतंत्रता संबंधित सिद्धांत का मूल्यांकन करना है। ठीक है, यहीं पे 11वां नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल के राजनीतिक विचारों पर निबंध आपको लिखना है। और 12वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसमें से 2 क्वेश्चन आप कोई भी तैयार कर सकते हैं आराम से, और वहाँ पे जाके जो उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, और चूँकि गर्मी भी ज़्यादा है, पढ़ाने में थोड़ा उतना मज़ा भी नहीं आ पा रहा है, तो भी क्योंकि पेपर भी आ गया है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, तो सब कुछ देखते हुए एडजस्ट करना पड़ रहा है। वीडियो को जो है पसंद आ गया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कैसा लगा, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।